पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। ठीक है, तो जो सबसे पहले बताते हैं अच्छत वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग देखते हैं वही उसी को अच्छत वनस्पति कहते हैं। अच्छत वनस्पति, अच्छत वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग देखते हैं वही अच्छत वनस्पति है। अब एक और चीज़ बताते हैं, लेंटेना, लेंटेना और जलकुंभी, इसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। लेंटेना, जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी, जलकुंभी इसको लेंटेना भी कहते हैं। इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। जो जलकुंभी जो पानी में जम जाता है वही ये विदेश से आया हुआ वनस्पति है, जिसको पानी में रख के उसको पानी में रख के उसको घर में सजावट के लिए पहले काम आता था, फिर अब वो पानी से चला गया और बहुत तेज़ी से फैलता है। वनस्पति को दो प्रकार में बांट सकते हैं, देशज और विदेशज। देशज वो वनस्पति जो मूल रूप से यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर हजारों सालों से, हजारों 10,000 साल से इसी से खुद से पैदा हुआ और फिर खुद से अपना विकास हुआ, जो वो देशज है। और जो बाहर से विदेश से आए हैं, वो जो विदेश से आए हैं वो वनस्पति विदेशज कहलाते हैं। जो बाहर से आए हैं वो विदेशज कहलाते हैं, विदेशज। विदेशज। भारत में करीब करीब 40% वनस्पति आज का जो है वो विदेशज है। इसको बोरियल वनस्पति भी कहते हैं, विदेशज को बोरियल वनस्पति भी कहते हैं। अब जैसे क्या है कि अंग्रेज आए तो अंग्रेज जो है यहाँ जंगल काटे, अब वो अपने मतलब का, जो उनको मतलब का है, जिससे पैसा है, वो सब वनस्पति लगाएंगे। अब जैसे पहाड़ों पे ओक का पेड़ था जो मुलायम उसकी लकड़ी होती है, उसको हटा के वहाँ चीड़ लगाएं। दक्षिण भारत में जो है जंगल को, जो पुराना जो देशज वनस्पति था उसको हटाकर चाय का बागान लगाए, कॉफ़ी लगाए, रबड़ लगाए। रबड़ भी पेड़ से होता है, उसको वो पेड़ होता है रबड़ का, बड़ा बड़ा पेड़, उसको काट के और उससे तरल निकलता है और वो फिर लेके जमाते हैं, फिर उससे वही रबड़ तैयार होता है। तो ये सब फिर धीरे धीरे विदेशज आए। इससे क्या है कि पैसा आने लगा। यहाँ फिर आज़ाद होने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखे क्योंकि उससे पैसा आता है। तो जो भी है देशज और विदेशज यही मेन हो गया। विदेशज जो है 40% भूभाग में है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, चीड़ की लकड़ी। चीड़ का लकड़ी बहुत लंबा लंबा होता है। पहले रेल का पटरी जो बिस्सा था उसके बीच में जो लकड़ी रहता था वो चीड़ का लकड़ी होता था। ठीक है, ये सब विदेशज है। विदेशज को बोरियल वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, अब जो मौसम के अनुसार, बारिश के अनुसार से हम लोग भी जो वन वनस्पति है उसको बांटते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो है उस तरह का वन है जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है। यहाँ 60 मीटर के करीब 60 मीटर लंबा पेड़ होता है। 60 मीटर लंबा पेड़ होता है। ठीक है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको हम लोग दो में बांटते हैं। एक आर्द्र पर्णपाती वन, जैसे जहाँ आर्द्र पर्णपाती वन हो गया, आर्द्र पर्णपाती, एक आर्द्र पर्णपाती, दूसरा शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है और शुष्क में 70 से 100 से 200 और ये 70 से 100। ये 200 सेंटीमीटर से ऊपर पहला। दूसरा का A B।
आर्द्र पर्णपाती, ये आर्द्र पर्णपाती जो है इसका जो उदाहरण है शीशम, चंदन, अर्जुन, ये सब। और शुष्क पर्णपाती जिसका जड़ बहुत अंदर तक जाएगा, जैसे नीम, पीपल, पलास, ये सब हो गया। अब तीसरा प्रकार हो गया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जहाँ 50 सेंटीमीटर से उष्णकटिबंधीय कांटेदार, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, जैसे खजूर, कांटेदार कैक्टस, ये सब जो मरुस्थल वाला, रेगिस्तान वाला जो है। चौथा हो गया पर्वतीय वन, जो 1000 मीटर के ऊपर से वो होगा। चौथा हो गया पर्वतीय वन, जो 1000 मीटर के ऊपर जो पेड़ हो, क्योंकि 1000 मीटर के ऊपर वाले भाग को ही पर्वत बोलते हैं। उससे जो नीचा होता है उसको पठारी इलाका ही बोलते हैं। तो 1000 मीटर से ऊपर जो होता है वो पर्वतीय वन क्षेत्र में होता है। जैसे चिनार, चीड़, कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब में बहुत सारा पेड़ है। यहाँ कुछ ये पर्वतीय वनों में कुछ मतलब कुछ चरवाहा जातियाँ भी रहती है, जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये सब चरवाहा है। जो ठंडा में ये लोग, ठंडा जब ज़्यादा होता है तो ये नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में फिर ऊपर चले जाते हैं अपने मवेशी को लेके, ठीक है। और पांचवा है बेलांचाली और अनूप वन। बेलांचाली, अनूप वन, जो जनरल जो साधारण जंगल हम लोग देखते हैं, इसको मैंग्रोव वन भी करते हैं। भारत का 70% जो दुनिया में जो दुनिया का जो टोटल वन है उसका 70% करीब करीब वो भारत में ही है। तो पांचवा हो गया बेलांचली, अनूप, और इसको बोलते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। तो ये 70% जो दुनिया का वो यहाँ है। अब वनों का और भी वितरण करते हैं। अब ये तो वन हो गया, ये वन का प्रकार हो गए। अब वनों का वितरण जो है, वनों का वितरण हम लोग, वनों का वितरण जो है हम लोग, अब वो कौन सा वन किस प्रकार का है उसको हम लोग बांटते हैं आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित, आरक्षित, इसमें आपको आरक्षित में बिल्कुल भी एकदम बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कटाई फटाई अंदर घुस नहीं सकते हैं। यहाँ जो वनस्पति प्लस वहाँ जो पशु पक्षी जो भी हैं सब पूरा आरक्षित क्षेत्र है। रक्षित, रक्षित मतलब कि वो रक्षा उसमें लगा हुआ, उसमें जो वन विभाग सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग लगा हुआ उसको रक्षा करने के लिए कि जितना हो गया सो हो गया, अब उसके आगे नहीं होना है, उसके आगे कोई कटाव नहीं होना है, उसके आगे कुछ नहीं होना है। और तीसरा अवर्गीकृत, इसमें जैसे कुछ संस्था और या फिर कोई जो इंडिविजुअल आदमी, एक आदमी उसका ज़मीन पर है या उसका देख रेख में जो ठेकेदारी उस दर मतलब कुछ करके सरकार और जनता का मिली भागीदारी से ये जो वन चल रहा है वो अवर्गीकृत में आता है, ठीक है। फिर सरकार ने इस वन संरक्षण के लिए, इसका वन का संरक्षण के लिए वन संरक्षण नीति बनाई 1952। वन संरक्षण नीति 1952 में पास हुआ। फिर उसको संशोधन करके 1988 में दोबारा लागू किया गया, संशोधन कुछ करके लागू किया गया, ठीक है। फिर अब ये वन हो गया। अब मृदा, मिट्टी,
तो मृदा का घटक क्या क्या है? मृदा किस चीज़ से बना हुआ है? मृदा जो पत्ता जमीन, ये पेड़ नीचे गिर जाता है, जानवर मर जाता है, वो सड़ गल के फिर मिट्टी बन जाता है, तो वो उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस बोलते हैं जो सड़ गल के मिट्टी में बदल जाता है, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस हो गया। पत्थर है, वो बहुत दिन से पिस के बिल्कुल चूर हो गया। मिट्टी है, छोटा छोटा कंकड़ है, ये सब मिलके मिट्टी बनता है, तो ये सब बन के मृदा होता है। तो ये मृदा का घटक है। खनिज, कार्बनिक, जल, वायु सब कुछ इसमें होता है। मृदा का संस्तर, जो हम लोग जो मिट्टी देख रहे हैं, धरातल पर जो मृदा देख रहे हैं, उसका संस्तर है, स्तर वाइज है। तो ये 4 स्तर में है, क, ख, ग, घ। ठीक है। जो क है उसमें ह्यूमस और मिट्टी ये सब होता है, जो ऊपर का जो परत है। उसके नीचे जो है उसमें खनिज होता है, मतलब मेनली जो दूसरा जो परत है उसमें क वाला कुछ खनिज का परत, और नीचे जो बड़ा बड़ा उसके ग वाला जो होता है उसका और वो दोनों का बीच का पोर्शन होता है। ख में पत्थर भी, थोड़ा मिट्टी का ही पोर्शन, थोड़ा नीचे का पत्थर भी, थोड़ा ह्यूमस भी, दोनों का पोर्शन रहता है। ग में ये जो ग वाला परत हुआ, क, ख, ग, घ 4 परत है। क, ख, ग, घ। ठीक है। इसमें ह्यूमस हो गया, जो खेती के लिए या बागवानी के लिए, पेड़ पौधा के लिए, आपका पेड़ पौधे के लिए जो उपयोगी होता है। ख में जो क प्लस ग का कॉम्बिनेशन आता है। ग में जो थोड़ा बड़ा बड़ा चट्टान होता है, बड़ा बड़ा पत्थर, और इसमें खनिज भी होता है। खनिज भी इसी में होता है, जो खनिज हम लोग निकालते हैं। और ग जो है ये पूरा चट्टान का परत है, इसको बेडरॉक्स भी बोलते हैं। बेडरॉक जो जनक चट्टान या आधारित चट्टान, ये पूरा पत्थर का ही परत है, इसको जनक चट्टान कहते हैं। जनक चट्टान या आधारित चट्टान। ठीक है। अब ये मृदा का संस्तर हो गया। अब मृदा का वर्गीकरण करते हैं। जो मिट्टी है, ऊपर का जो मिट्टी है उसका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला जो है वो, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जो गंगा नदी या नदी के किनारे से जो बह के आता है, जो पानी बह के गंगा नदी जो अपने साथ मिट्टी को लेके आती है और फिर वो किनारे में छोड़ देती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। जलोढ़ इसमें होता है खादर और बांगर। जो पुरानी वाली होती है वो बांगर होती है। पुरानी मिट्टी जो होती है, पहले से जो जमा करके रखी होती है, वो बांगर। और जो नया लेके आती है मिट्टी नदी, वो खादर कहलाती है। जो नया लेके आती है वो खादर, जो पुराना होता है वो बांगर। फिर एक दूसरा मिट्टी होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी ये गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, फिर मध्य प्रदेश में ये सब मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी, इसको रेगूर भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर कहते हैं। इसमें मूंगफली, कपास ये सब का अच्छा फसल होता है। लाल व पीली मिट्टी। तीसरा हो गया लाल व पीली मिट्टी, जो दक्कन के पठारी इलाका में होती है, यहाँ बारिश कम होता है। चौथा हो गया लेटेराइट। लेटेराइट ये जो है लेटर शब्द से बना हुआ है। लेटर जो है ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है ईंट, लाल लाल टाइप का ही मिट्टी होता है। लेटराइट बहुत कम क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें काजू का अच्छा फसल होता है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है। पांचवा है शुष्क, जो बलुई बोलते हैं।
बलुई मिट्टी, भुरभुरा होता है, बिल्कुल बलुई मिट्टी होता है। पाँचवा, छठा हो गया लवण। लवण वही जो ऊसर मृदा के कारण हो, इसको उसमें को आपको ऊसर मृदा भी कहते हैं, ऊसर मृदा, ऊसर मृदा, ठीक है। बैरन सॉइल, इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो समुद्र से जैसे पानी ऊपर आ गए फिर चला गया, तो उस तरह से फिर उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में भी ये मिट्टी, लवणीय मिट्टी बहुत ज़्यादा है। फिर पीटमय, पीटमय ये भारी बारिश वाले क्षेत्र में होता है, काला रंग का होता है, ये काले रंग का होता है और भारी बारिश वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। भारी बारिश वाले क्षेत्र में होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये सब में ये मिट्टी पाया जाता है। वन मृदाएँ, जो जंगल के क्षेत्र में पाया जाता है, जो उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, जो सड़गल के पत्ता वत्ता सब सड़गल के बनाता है, तो उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वन मृदाएँ कहलाती हैं, ठीक है। एक मृदा में एक और चीज़ देखा जाता है, मृदा अवकर्षण, मतलब डिग्रेडेशन। मृदा अवकर्षण उसको बोलते हैं जो हम लोग का जो मृदा का जो उपजाऊ है वो धीरे धीरे एक ही फसल को बार बार एक ही ज़मीन पर बार बार फसल करने से वो मृदा का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसको मृदा अवकर्षण कहते हैं। जो मृदा का, ज़मीन का, मिट्टी का उपजाऊ जो है, उपजाऊपन जो है ख़त्म हो जाता है, घट जाता है, तो उसको मृदा अवकर्षण कहते हैं। और दूसरा है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन जो होता है उसको इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। जो मिट्टी का कटाव जो होता है, मिट्टी का कटाव, उसको मृदा अपर्दन कहते हैं। मिट्टी का कटाव उसको मृदा अपर्दन कहते हैं। वो मृदा अपर्दन हवा से मिट्टी इधर से उधर हो जाती है, नदी से, बाढ़ से, पानी से, बारिश से, बर्फ़ से, इस तरह से मृदा अपर्दन होता है। तो मृदा अपर्दन भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्या है कि नदी जो है मिट्टी बहा के समुद्र में पहुंचा दी, आपका मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो वो मृदा अपर्दन है। बारिश हो रहा है, मिट्टी काट के नदी में पहुंचाई, नदी जो है समुद्र में पहुंचा दी। और ये मिट्टी जो कटाव होता है ये ऊपर का होता है, ऊपरी सतह का होता है, जो कि सबसे उपजाऊ सतह होता है, जो खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है। तो इसको भी हम लोग को रोकना चाहिए, मृदा अपर्दन को भी। तो इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा का आपको ये टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद हम लोग ने पिछले बार जलवायु का भी देखा था।